हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करेंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए न्यूटन के गति के तृतीय नियम को पढ़ना अति आवश्यक है। और हमने न्यूटन के गति के तृतीय नियम को पढ़ लिया है बहुत भली भांति। आज उसी के आधार पर संवेग संरक्षण के नियम को प्रूव करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। लेकिन एक बात बेटा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट की बात है। क्या? मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। मैंने आपको बताया था पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जो बल लगाती है उस बल को कहा जाता है क्रिया बल। क्रिया बल, क्रिया बल हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम में बदले में दूसरी वस्तु इस पहली वस्तु पर जो बल लगाएगी उस बल को कहा जाता है प्रतिक्रिया बल। मैंने बताया था प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि सर ये बताइए, आपने बताया था कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल दोनों परिमाण में समान होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते? नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पे लगती हैं। अलग अलग वस्तुओं पे लगने के कारण ये दोनों बल एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते। आपने शुरू शुरू में पढ़ा था संतुलित बल। संतुलित बल में क्या होता था कि उसमें एक ही वस्तु होती थी और एक ही वस्तु में कई बल लगते थे। मान लीजिए कि हमारा कोई एक वस्तु है और इस वस्तु पर 5 न्यूटन का बल इधर लगा है और 5 न्यूटन का बल इधर लगा है, तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों बल एक ही वस्तु पे लगे हैं। इस कारण ये बल 5 न्यूटन का बल इस 5 न्यूटन के बल को कैंसिल कर देगा। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया बल में यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पे लग रही है। क्रिया बल दूसरी वस्तु पे लग रही है, प्रतिक्रिया बल पहली वस्तु पे लग रही है, जिसकी वजह से ये क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। तो मोटी सी बात है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नोट में। हम इसको बताना आपको भूल गए थे न्यूटन के गति के तृतीय नियम में, लेकिन बेटा आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्रिया बल प्रतिक्रिया बल वे एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते हैं, कभी कैंसिल नहीं करते हैं। लेकिन बात करें अगर संतुलित बल की, तो संतुलित बल सभी बल एक ही वस्तु पे लगे होते हैं, तो एक ही वस्तु में लगे होने के कारण वे सभी के सभी बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन बात इसकी करेंगे, इसमें क्रिया बल प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पे लगने के कारण ये दोनों बल कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, कैंसिल नहीं करते। देश क्रिया क्रिया बल और
प्रतिक्रिया बल कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं, जबकि संतुलित बल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये बल एक ही वस्तु पर आरोपित एक ही वस्तु पर लगे होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। ये आपका मान लीजिए 5 न्यूटन का बल है, ये आपका 5 न्यूटन का बल है। 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बराबर 0 कट गया। लेकिन ये दोनों आपस में कभी कैंसिल नहीं करते। ओके, तो आप इसको नोट करिए। अब हम चलेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक ये है कि संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करना। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो है पहले वाला संवेग और दूसरे वाला, जो संवेग पहले था, ठीक, और जो संवेग बाद में प्राप्त हुआ था, दोनों संवेग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। यही हमको यहाँ पे सिद्ध करना है और हम इसे न्यूटन के गति के तृतीय नियम की सहायता से सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। अक्सर ये कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, चल मिटा दे। चल चलिए भैया, अब हमें इसे सिद्ध करना है। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक वस्तु है, ये राइट, ठीक है, और इस वस्तु का द्रव्यमान m1 है, इस वस्तु का द्रव्यमान m2 है। ये आपकी पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु है। ओके, मान लेते हैं कि पहली वस्तु का द्रव्यमान u1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्य सॉरी, मान लेते हैं कि पहली वस्तु का वेग, पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 है, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग u2 है। ओके, मेरे पास दो वस्तु हैं, 1 और 2, ठीक। पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 है। पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग u1 है, दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग u2 है। ओके, हम लोग जानते हैं
कि किसी भी वस्तु के प्रारंभिक वेग को u से शो किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, शर्त यह है कि पहली वस्तु का वेग जो है u1 वो ज्यादा है, अधिक है दूसरी वस्तु के वेग से। मतलब पहली वस्तु का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वह दूसरी वस्तु से ज्यादा है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब इसका वेग ज्यादा है और इसका कम है, तो कुछ दूरी चलने के बाद ये इसको टक्कर मार देगा। जाहिर सी बात है, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, तो कुछ दूरी जाने के बाद पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु को टक्कर मार देगी, भिड़ जाएगी, लड़ जाएगी। देखो, ये ठीक होता क्या है, ये जब इसको टक्कर मारेगी ऐसे, तो यह भी इसको टक्कर मारेगी। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से आपने पढ़ा था कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पे लगाती है। ये हमने पढ़ा था। ये आपकी पहली वस्तु है, ये आपकी दूसरी वस्तु, ठीक है ना। तो जो ये बल अच्छा, जो ये देखिए, जो ये बल लगाएगी, इसे हम लोग कहेंगे F21। मतलब क्या है कि दूसरी वस्तु पर बल लग रहा है पहली वस्तु के कारण। दूसरी वस्तु पर बल लग रहा है, दूसरी वस्तु पर पहली वस्तु ने बल लगाया, इसका यही मतलब है। ये देखा गया F12, इसका क्या मतलब है, पहली वस्तु पर बल लगा है दूसरी वस्तु की वजह से, यानी कि पहली वस्तु पर बल लगा है दूसरी वस्तु के कारण। पहली वस्तु पर बल लगा है किसके कारण, दूसरी वस्तु के कारण, यानी कि दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पे बल लगाया, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पे बल लगाया, पहली वस्तु ने दूसरी वस्तु पे बल लगाया, ये इस पे लगाया, ठीक। दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पे बल लगाया, दूसरी वस्तु ने ये पहली पे बल लगाया, इसका यही मतलब है। अब होता क्या है, ये आपस में लड़ भिड़ जाते हैं, ठीक ना। ये इसको टक्कर मारा, ये इसको टक्कर मारा, टक्कर मारने के बाद अब इन दोनों का वेग बदल जाता है। ठीक, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान वही है, दोनों वस्तु वही है, ठीक है ना। अब जब ये टक्कर आपस में मार लेते हैं, तो मारने के बाद अब इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। और यह घटना होने में ये जो घटना है, इस घटना से इस घटना पहुंचने में मान लेते हैं कि डेल्टा टी का समय लगा। ये लड़ने भिड़ने के बाद अब पहली वस्तु का वेग v1 हो जाता है, दूसरी वस्तु का वेग v2 हो जाता है, ठीक है ना। ये टक्कर से पूर्व है, टक्कर से पूर्व की घटना है, यानी जब दोनों आपस में टक्कर नहीं किए थे तब की ये घटना है। ये टक्कर के दौरान की घटना है, टक्कर के दौरान की घटना है, और ये टक्कर के बाद की घटना है। जब ये आपस में टक्कर लगा लिए तो इनकी वेलोसिटी बदल गई, यानी ये टक्कर के बाद की घटना है, टक्कर के बाद।
हमने आपसे बताया था कि किसी वस्तु का शुरुआत में, प्रारंभ में जो वेलोसिटी, जो वेग होता है उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग। लेकिन कुछ क्षण बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद जो दूसरा वेग, जो दूसरी वेलोसिटी प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं अंतिम वेग। तो जाहिर सी बात है ये v1 v2 अंतिम वेग हो गया, ठीक है ना। और u1 u2 ये प्रारंभिक वेग हो गया है। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। इतनी बात समझ में आई। हम लोग यहां पर लिख लेंगे, जगह तो नहीं है फिलहाल, लिख ले रहे हैं। मान लिया पहली वस्तु का द्रव्यमान m1 तथा वेग u1 है, तथा दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 तथा वेग तथा वेग u2 है। टक्कर करने के बाद, यहां लिख देते हैं, टक्कर करने के बाद पहली वस्तु का वेग v1 तथा दूसरी वस्तु का वेग v2 हो जाता है, ठीक है ना। आगे समझ में। अब हम काम क्या करेंगे, टक्कर से पूर्व, अच्छा कोई बात नहीं है, तो अगर हम चाहे यहां पर इन दोनों का अलग अलग जो है ना संवेग निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा संवेग, इसका संवेग हो जाएगा, ठीक है ना, इसका संवेग हो जाएगा m1 u1, इसका संवेग हो जाएगा m2 u2, और इसका संवेग हो जाएगा m1 v1, इसका संवेग हो जाएगा m2 v1। ओके, अच्छा, ये हम लोग समझ गए, जान गए। चलिए अब हम लोग जो है यहां पर निकालेंगे f12 का मान। f12 ये क्या है, पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण लगा बल, पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु के कारण लगा बल, देखिए ना, ये f12 है, अर्थात पहली वस्तु पर लगा बल दूसरी वस्तु के कारण, यानी कि दूसरी वस्तु ने पहली वस्तु पे जो बल लगाया है उसे हमने यहां पर f12 यानी कि f12 से हमने यहां पर शो किया है। तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे, वस्तु एक पर लगा बल वस्तु टू के कारण, ठीक है ना, वस्तु एक पर लगा बल वस्तु दो के कारण। हमने पढ़ा था कि F बराबर होता है डेल्टा P बटे डेल्टा T। तो जब ये इस पर बल लगाया तो दोनों में संवेग परिवर्तन हो गया। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा P1, ठीक है ना। अब ये डेल्टा P1 क्या होगा निकाल लें, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन हुआ है वो पहली वस्तु में हुआ है,
तो संवेग परिवर्तन क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग यम1 v1 और प्रारंभिक संवेग यम1 u1। ओके, तो भाई हम आपको पढ़ाए हैं, आपको बताए हैं कि संवेग परिवर्तन बराबर होता है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो ये अंतिम संवेग यम1 v1, क्यों? क्योंकि v1 अंतिम वेलोसिटी है। तो v1 जब अंतिम वेलोसिटी है तो इसकी वजह से इसका जो है, जो ये यम1 v1 है, यह अंतिम संवेग कहलाएगा। ये u1 क्या है? ये प्रारंभिक संवेग है, सॉरी, u1 क्या है? ये प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग की वजह से यह यम1 u1 यह जो है प्रारंभिक संवेग कहलाएगा। लिख सकते हैं यम1 v1 माइनस यम1 u1 बटे ये डेल्टा P1 का मान आ गया और ये डेल्टा T। ठीक है, ओके, यानी ये आपका F1 2। मेरी बात आई समझ में? यही तो है ना ये। ठीक है, चलिए अब हम निकालेंगे F21। ये क्या है? दूसरी वस्तु पर लगा बल पहली वस्तु के कारण। देखिए भैया, ये जब इस पर बल लगाया है तो हम इस बल को F21 से शो कर रहे हैं। ये जब पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पे बल लगाया है तो इसके बल को हमने माने F21 से शो किया है। इसका मतलब ये होता है कि दूसरी वस्तु पर लगा बल पहली वस्तु के कारण। देखेंगे वस्तु टू पर लगा बल वस्तु पहली के कारण मतलब F21 बराबर हो जाएगा डेल्टा P2 अपान डेल्टा T। ये डेल्टा P2 क्या है? अब हम निकालेंगे इस दूसरा वस्तु है उसमें संवेग परिवर्तन। ये डेल्टा P2 जो है यह दूसरी वाली वस्तु में संवेग परिवर्तन को शो कर रहा है। चलिए, हमने आपसे बताया था संवेग परिवर्तन बराबर क्या होता है? अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। देखिए, इस दूसरी वस्तु का यह प्रारंभिक संवेग है और यह दूसरी वस्तु का जो ये है ये अंतिम संवेग है। तो इतना माइनस इतना, यानी कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। यम2 v2 माइनस यम2 u2 अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग यम2 u2, ये आपका डेल्टा T। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब हम इसको मिटाएंगे। तो एक काम करिए, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। इस चित्र को हम यहाँ पर मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह है नहीं। ठीक है ना, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? हो गया, मिटा दें। चलिए, हमने पढ़ा था गति के तृतीय नियम से F21 बराबर माइनस F12। फील करिए, याद करिए, हमने इसको पढ़ा था गति के तृतीय नियम से। क्या? F21 बराबर
माइनस F12। अब हम यहां से F12 और F21 के वैल्यू को अर्थात इसको और इसको यहां पर रखेंगे। रखने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखा जाए, रखिए F21 का मान क्या है, ये रखिए, हो जाएगा M2 V2 माइनस, यहाँ लिखिए M2 V2 माइनस M2 U2 अपान डेल्टा टी बराबर, ये आपका माइनस है। चलिए F12 का मान क्या है, M1 B1 माइनस M1 U1 अपान डेल्टा टी। ओके, इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अब इसको हम यहां से मिटाएंगे, मिटा दें, इसको मिटा दें। ओके, चलिए भाई देखा जाए, हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 अपान डेल्टा टी। देखिए, अगर कोष्ठक से पहले माइनस चिन्ह है तो जब भी हम कोष्ठक को हटाते हैं अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जहां पे प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा और जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, ये मैथमेटिक का नियम है। ओके, चलिए, ये आपका हो जाएगा माइनस M1 V1 प्लस आपका हो जाएगा M1 U1 अपान डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, चलिए, ये आपका हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 बराबर माइनस M1 V1 प्लस M1 U1, ठीक है। अब हम काम क्या करते हैं कि इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आपका M2 V2, देखिए जब ये हम बराबर के बाएं तरफ लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे इसका चिन्ह माइनस है, जब यह बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। आपका हो जाएगा प्लस M1 V1 बराबर, यहाँ पर आपका है M1 U1। अब देखिए, जब हम इसको यहां लेके आएंगे, जब हम इसको माइनस M2 U2 को जब बराबर के दाएं तरफ लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका चिन्ह यहाँ पे माइनस है, जब ये बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस M2 U2, ठीक है। हम चाहें तो इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दीजिए। देखिए, हमने इसको ऐसे पकड़ा फिर ऐसे घुमा दिया, ये यहाँ पे ये यहाँ पे चला जाएगा। हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर हो जाएगा M2 V2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2। ये क्या बेटा, ये टक्कर से पूर्व का संवेग, ये क्या है, टक्कर के बाद का संवेग,
टक्कर के बाद का संवेग। हमने देखा कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगे, अब आप कहेंगे बाह्य बल की बात क्या है भाई, ये दोनों जो M1 M2 थे ये आपस में भाई भाई थे, इनका परिवार का मसला था, ये परिवार दोनों आपस में लड़े भिड़े, लेकिन बाहर से कोई नहीं गया, कोई बाहरी आदमी इनके ऊपर कोई बल अप्लाई करने नहीं गया न। बाहरी आदमी मतलब क्या हुआ, बाहरी बल, इनका अपना परिवार का मैटर था। ये आपस में M1 M2 ये आपस में भाई भाई हैं, सगे भाई हैं, ये आपस में लड़े चाहे भिड़े न, लेकिन कोई बाहर से, कोई उनका पड़ोसी या कोई बाहर से आदमी इनके यहाँ नहीं गया, या इनके ऊपर कोई बाहरी आदमी जाकर के बल नहीं लगाया, यानी कि बाहरी बल शून्य, बाहरी बल बाह्य बल शून्य। तो जब बाह्य बल शून्य होता है तो जब दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं या जो भी करते हैं तो उनका टक्कर से पूर्व का संवेग, टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। मेरी बात आए समझ में? ठीक है। तो यदि किन्हीं दो वस्तुओं पर कोई बाहर से बल ना लगा हो तो उनका टक्कर से पूर्व का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, संवेग संरक्षण का नियम, जो कि सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, ठीक है ना, लिखते हैं। अच्छा, आप इसको पहले बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ इसके बारे में लिख देते हैं। हो गया, मिटा दे बेटा, लिखेंगे यदि बाह्य बल शून्य हो तो 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 वस्तुओं का टक्कर से पूर्व का संवेग तथा टक्कर के बाद का संवेग आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, अर्थात संवेग संरक्षित होता है, संवेग संरक्षित होता है। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने जो है इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए। ठीक बेटा, तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, इसके बाद जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, पूरा आपका मक्खन हो गया है। ठीक, ओके।